क्वांटम मैकेनिक्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेव फंक्शन। ध्यान देना क्या क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेव फंक्शन, ठीक है ना। एक्चुअली कि इनका एक रिलेशन होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का हाइब्रिडाइजेशन एंड वेव फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है वो अपन को देखना है। देखिए वेव फंक्शन तो सब जानते हो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी सभी को पता है ना। अपन को यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और वेव फंक्शन के साथ क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट काम में लेना है, क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिकली। देखो ध्यान देना, साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना, साई वेव फंक्शन होता है। देखो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिंगल जब साई होता है इसका कोई मतलब नहीं होता, सिंपल वेव फंक्शन है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। इसका नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आ रहा है इन सबको, ठीक है ना। अब देखो लेकिन अगर अपन साई स्क्वायर की बात करें तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको कौन बताता है, साई स्क्वायर। देखो ये बताता है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर बताता है, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है अपना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट के अलोंग देखते तो साई स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट हो गया, हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो साई स्क्वायर है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले कि इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दो साई स्क्वायर को। एक्चुअली ये यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आते हैं, ये जो एक पॉइंट के अलोंग अपन यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। अब आपको अगर इस पूरे वॉल्यूम के अंदर देखनी है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, जो साई स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके वॉल्यूम से। तो यहाँ पर मैं यू कहूँ कि देखो साई स्क्वायर डीवी, साई स्क्वायर डीवी को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर देखो डीवी वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। भाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये ले लिया और ये ले लिया। जैसे मान लो ये जो रूम है इसका आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये हो गई चौड़ाई अपनी वेट, ये लंबाई हो गई, ठीक है ना, और ये ऊंचाई होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से अपन ने काउंट किया, देखो ये हो गई चौड़ाई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो देखो ये एक एक्सिस कवर हो रहा है, ये दूसरा कवर हो गया और ये तीसरा कवर हो गया। तो कुल मिला के तीनों एक्सिस के अलोंग अपन ने पार्ट ले लिया छोटा छोटा। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लिया, डी एक्स, वाई के अलोंग डी वाई, जेड के अलोंग डिस्टेंस ले लिया डी जेड, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वॉल्यूम बन गया ना, बनेगा नहीं बनेगा, तो डीवी के स्थान पर ये लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, समझ में आ गया ना। तो देखो अब ये जो साई स्क्वायर डीवी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल वॉल्यूम डीवी में, ध्यान देना स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड से, ठीक है ना। स्मॉल वॉल्यूम डीवी और डी एक्स डी वाई और डी जेड, इससे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है इन सबको, कोई डाउट है कि किसी को यहाँ तक नहीं है ना। तो ये होगा, अब देखो समझना, यदि अपन कंप्लीट होल स्पेस, संपूर्ण स्पेस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो ध्यान देना, एक स्मॉल वॉल्यूम, ये देखो
कि जैसे मान लो कि ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इसको अपन ने पूरा स्पेस मान लिया कि कंप्लीट 3D आ गया बोर्ड पर, ठीक है ना। अब इस बोर्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भी बहुत कम होगी, क्योंकि बोर्ड पर ये यहीं पर पाया जाए जरूरी थोड़ी, कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब अपन एक वॉल्यूम बना दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में तो कई गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं तो होगा, एरिया फिक्स हो गया ना। लेकिन अब भी आप ये थोड़ी कहोगे 100% इसी में है, क्योंकि इसके बाहर भी तो सकता है। लेकिन मैं कहूँ कि इस बोर्ड पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1 है, 100% इसी पर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको 3D कंसिडर कर लिया, कंप्लीट स्पेस कंसिडर कर लिया। ये मानो कि ये जो रूम है, अपन कहे कि एक बॉल, छोटी सी बॉल है ना, जो ये मान के चलो कि अपन नॉर्मली देखे तो दिखाई भी नहीं दे, इतनी छोटी बॉल है। अब आपने उसको कई पर्टिकुलर स्थान पर डाल दिया, नॉर्मली तो दिखेगी नहीं, बड़ी आपको बहुत अच्छे से जब उसको ढूंढोगे तब आप दिखेगी वो बॉल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि इस जगह पर बॉल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भी बहुत कम होगी। आप एक एरिया सेलेक्ट कर दे कि यहां से आता कितनी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अपन कहेंगे इस रूम में उस बॉल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो अपन को पता है कि 100% होगी, तो इस रूम में, इस रूम से बाहर तो नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। इसी को अपन कहते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, संपूर्ण स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ रहा है ना सबको। तो देखो यहां पर लिख लेते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, देखो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन होल स्पेस और 3D इज ऑलवेज 1। कितनी होती है, ऑलवेज 1। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन होल स्पेस और 3D इज ऑलवेज 1 होती है। हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, ये देखो आप साई स्क्वायर dv, इसको ऐसा भी लिख सकता हो, देखो साई स्क्वायर dx dy dz। देखिए यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दो, ध्यान देना, इसका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो देखो संपूर्ण स्पेस आया नहीं आया, क्या हमने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सब ले लिया, तो संपूर्ण स्पेस आ गया। ये क्या, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहे कि संपूर्ण स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। यही होती कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन या कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। समझ में आ रहा है, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। किसी को कोई डाउट है क्या आता? नहीं, तो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्लियर है, तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, ये जो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन है, ये कंडीशन अपन को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन पर अप्लाई करनी है। ध्यान देना, ये कंडीशन किस पर अप्लाई करनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी अपन क्या करेंगे कि टोटल 1 ही होगा। टोटल कितना होगा, 1 ही होगा। यानी इसको नोट कर लो, देखो पहले कर लो नोट इसको। हाँ हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना। तो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, संपूर्ण स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या?
नहीं ना। अब देखिए जो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन है इसी को हमें अप्लाई करना है किस पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। देखो ऑर्बिटल्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव की फॉर्म में किया जाता है ना, पढ़ा था ना LCAO। ऑर्बिटल्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जस्ट वेव फंक्शन। तो उनके लिए एक वेव फंक्शन होगा। तो देखो ध्यान देना, समझना। देखो सबसे पहले तो अपन वापस इसी की बात करते हैं। देखो होता हमेशा ऐसा है कि जैसे अपन ने ये लिया कि जो वेव फंक्शन का सम होता है, सम, ठीक है ना, उसकी बात करें तो देखो इस तरह से चलते हैं अपन। देखो C1 साई, इस तरह से देखो आप। तो जैसे यहाँ पर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे साई, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल करने का मतलब है कि जो वेव फंक्शन है वो किसका ले रखा है हमने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कभी कुछ भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। जैसे सपोज करो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। प्रत्येक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होगा, तो 2 ऑर्बिटल के वेव फंक्शन कितने हो गए, 2 हो गए। 2 ऑर्बिटल के वेव फंक्शन कितने होंगे, 2 ही होंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, उसमें 4 बनेंगे, तो वेव फंक्शन भी कितने हो गए, 4 हो गए। sp2 की बात करें तो 3 ऑर्बिटल होंगे, तो वेव फंक्शन भी कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके उतने ही वेव फंक्शंस बनते हैं जितने की उनकी संख्या होती है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से चलते हैं। देखो साई1 इस तरह से, जैसे C1 साई1 प्लस माइनस जो भी है यहाँ पर C2 साई2 प्लस माइनस C3 साई3 प्लस माइनस, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी है प्लस माइनस वो अपन अभी डिसाइड नहीं कर सकते, जो भी है यहाँ पर अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इस तरह से इनको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये लिखा है ना अपन C1 C2 C3, इस तरह से वैल्यू चाहिए तो अभी अपन कुछ भी प्लस प्लस ही कर दे, क्योंकि साइन इसमें भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इस तरह कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर जो अपन ने लिखा है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दे, इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर दे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ध्यान देना। देखो ये जो यहाँ पर लिखा है अपन ने C1 C2 C3 एटसेट्रा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कोफिशिएंट फॉर नॉर्मलाइजेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो कोफिशिएंट्स फॉर नॉर्मलाइजेशन, कोफिशिएंट्स फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए कोफिशिएंट होता है। अब देखो ये होता क्या है कि अगर हम इनके स्क्वायर का सम कर दे, देखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस, इस तरह से इनके स्क्वायर का यदि सम कर दिया जाए तो ये हमेशा 1 होता है। ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यही तो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है ना। ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ऑलवेज, ठीक है ना। अब देखो जैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपन अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। जैसे सबसे पहले हम बात करें, देखो फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है ना। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 ही वेव फंक्शन बनेंगे ना। तो देखो यहाँ पर इस तरह से करेंगे अपन, ध्यान देना। जैसे साई sp एक वेव फंक्शन, तो ये हो गया। दूसरा अभी मत लिखना है ना, दूसरा हो गया साई sp, दूसरा वेव फंक्शन ये बन गया, ठीक है। अभी लिखो ना तो ऊपर वाले को लिखना, नीचे वाले को मत लिखना भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसके लिए जो वेव फंक्शन बनेंगे ना वो इस तरह से होंगे। 2 वेव फंक्शन है, साई1 और साई2। तो साई sp1 फर्स्ट वेव फंक्शन sp का, और साई sp2 सेकंड वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए इस तरह चलते हैं, देखो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 साई, यहां पर हो गया s, ठीक है ना, प्लस
यहाँ पर 1/2 1 बाई स्क्वायर रूट 2 1 बाई स्क्वायर रूट 2 साइन, यहाँ पर मैं 2s कर देता हूँ, 2s यहाँ पर हो गया साइन 2px, इस तरह से, ठीक है ना, ये यहाँ पर होगा। अब देखो ध्यान देना, ये जो कोएफिशिएंट है इन पर हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये तो देखो क्या होगा, समझना आप, देख लो पहले बेटा फिर पूछ लेना, देखो समझ लो आप इसको। यहां पर जैसे अपन ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो देखो C1 के स्थान पर कितना आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट 2, C2 के स्थान पर कितना आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1 होगा ना, तो ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देख लो आप, देखो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1। तो पहली बात तो ये है कि कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो उसमें जो ये कोएफिशिएंट्स होंगे उनके स्क्वायर का सम हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन पर। भाई कभी कभी जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह से, ठीक है ना, कि एसपी के लिए कौन सा वेव फंक्शन सही है, ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या है कि आप इनके स्क्वायर का सम करके देख लो, पहली बात तो वो आएगा। दूसरी बात ये देखो आप कि जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर अपन, तो देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में परसेंट एस करेक्टर कितना है, देखो इसके अंदर एक तो देखो अपन ने परसेंट एस करेक्टर, देखो परसेंट एस करेक्टर कैसे देखोगे 1 टोटल 2 है ना, 2 इंटू 100 इक्वल 50%, हो रहा ही नहीं हो रहा। दूसरा यहाँ पर देखो परसेंट पी करेक्टर, इसके लिए क्या देखोगे वही 1/2 इंटू, देखो हो गया ना, पी भी 2 में से 1 ही है, तो 1/2 इंटू 100 इक्वल कितना हो गया 50%, मतलब एसपी के अंदर परसेंट एस करेक्टर भी कितना है 50% है और परसेंट पी करेक्टर भी कितना है 50% है, दोनों क्या है सेम है, ठीक है ना। अब देखो ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देना, जैसे यहां पर देखो हमने लिखा है, यहां पर देखो पहली टर्म ये हो गई, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं साई एस, चलो ऐसे लिख देता हूं, C1 के स्थान पर, ये तो किसके स्थान पर हो गया C1 के स्थान पर, ये किसके स्थान पर हो गया C2 के स्थान पर, समझ में आ रहा है ना, यहां पर देखो हो गया ना। तो देखिए यहां पर देखो आप जैसे C1 स्क्वायर, ठीक है ना, C1 स्क्वायर, अब देखो C1 स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर होगा ना, तो C1 स्क्वायर इंटू 100, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होगा 1/√2 इसका स्क्वायर इंटू 100 इक्वल क्या होगा 1/2 इंटू 100 इक्वल कितना आ रहा है 50%, मतलब ये कंडीशन में फॉलो होनी चाहिए। एस करेक्टर कितना आ रहा है 50%, ये फॉर्मूला बता रहा है नहीं बता रहा है ना, ये C1 ये किसके लिए हो गया एस करेक्टर के लिए, देखो यहाँ पर लिख दिया जैसे फॉर परसेंट एस करेक्टर, फॉर परसेंट एस करेक्टर, तो देख परसेंट एस करेक्टर पर जब अप्लाई करेंगे तो भी कितना आ गया भाई 50% आ गया ना। अब देखो परसेंट पी करेक्टर पर अप्लाई करेंगे, ध्यान देना अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने देखा कि ये एसपी के केस में परसेंट एस करेक्टर कितना हो रहा है 50%, पी करेक्टर कितना हो रहा है 50%, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे ना अपन, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस कंडीशन, जैसे मान के चलो कि एक टोटल सम तो 1 हो गया, लेकिन एक में 25% आ गया, एक में 75% आ गया, तो भाई वो भी गलत है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि टोटल तो 1 हो गया, टोटल तो 1 हो गया, तो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन हो तो सेटिस्फाई होगी एक तरह से, लेकिन एसपी के केस में तो परसेंटेज करेक्टर 50% ही है ना, परसेंट पी करेक्टर भी 50% है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब चेक किया तो पता चला कि परसेंट एस करेक्टर तो 25% आ रहा है, परसेंट पी करेक्टर 75% आ गया, तो गलत हो गया ना भाई। तो कहने का मतलब केवल यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या बता दिया
कि आपने जैसे परसेंट एस के लिए देखा तो परसेंट एस के लिए कोएफिशिएंट ये है ना, आपने इसके स्क्वायर को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दी, आ रहा है ना 50%। इसका मतलब एस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पी की भी होनी चाहिए। तो देखो पी के लिए देखा यहाँ पर फॉर परसेंट पी करेक्टर, फॉर परसेंट पी करेक्टर की बात करेंगे तो देखो वही यहाँ पर C2 का स्क्वायर इंटू 100 इक्वल 1/√2 इसका स्क्वायर इंटू 100 इक्वल, यहाँ पर भी 50% आ रहा है, मतलब ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, तो ऐसे दोनों होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये तो अपन ने क्या किया, अभी केवल sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए फंक्शन बनाया, लेकिन अपन को पता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 होंगे ना, तो एक और वेव फंक्शन बनेगा, एक और बनेगा ना। तो देखो दूसरा वेव फंक्शन ये हो गया sin sp2 इक्वल, देखो वो ये है 1/√2 sin 2s प्लस 1/√2, यहाँ पर माइनस करो सॉरी, माइनस 1/√2 sin 2px, यहाँ पर ये दूसरा वेव फंक्शन है। अब देखो ये कंडीशन इसके लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो डायरेक्टली बता देता हूं मैं, सबसे पहले तो इसको देख लो आप, देखो इसको देखो, इसका स्क्वायर करो 1/√2 इंटू 100 इक्वल 50%, परसेंटेज करेक्टर 50 हो गया। इसका करो, देखो ध्यान देना, आगे जो साइन है ना विद साइन लेना है आपको, पूरा उठाना है, आगे जो भी साइन है उसके साथ में लेना है विद साइन। तो ये C2 है पूरा, ये पूरा C2 है विद साइन, यहां तो प्लस प्लस था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया अपन ऐसे। हाँ इसमें माइनस है ना, 2 वेव फंक्शन है ना बेटा, एसपी में कितने वेव फंक्शन है, 2, तो एक में तो क्या आ रहा है प्लस और दूसरे के अंदर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इन सब की एक्चुअली कैलकुलेशन होती है, अपन को इनसे मतलब नहीं है, आप सीधा जो तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करना है आपको, तो देखो माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 100 इक्वल, ये देखो 1/2 हो गया ना, क्योंकि ये इस माइनस का इसका स्क्वायर करके तो प्लस हो जाएगा, इंटू 100 इक्वल कितना हो गया 50%। देखिए यहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है ना, तो परसेंटेज करेक्टर भी 50% हो गया, परसेंट पी भी 50 हो गया, ये तो हो गया परसेंटेज करेक्टर, परसेंट एस, और ये हो गया परसेंट पी करेक्टर। और जोड़ के देखोगे इस तरह से तो भी वही होगा 1, तो इस तरह भी देख लो आप, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल 1। देखो ये कंडीशन भी हो रही है सेटिस्फाई। तो देखो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, सबको जोड़ते हुए आप निकाल सकते हैं इस तरह से। किसी को कोई डाउट है क्या, है ना, इधर देख लो, लिख लेना पहले, एक बार दोबारा फिर समझ लो करना क्या है। और देखो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, देखो ऑर्बिटल्स को हमेशा वेव फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको वेव फंक्शन की फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, तो उतने ही वेव फंक्शन बनेंगे जितने के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp के केस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 है ना, तो 2 ही वेव फंक्शन बनेंगे, जैसे यहाँ पर बनाए अपन ये 1 और ये 2। sp2 के केस में कितने हैं 3 है ना, तो sp2 के केस में 3 वेव फंक्शन बनेंगे। sp2 के केस में 3 हो गया, sp3 के केस में 4 है तो 4 बनेंगे। sp3d में कितने हो गए 5 हो गए, तो वहां पर 5 बनेंगे। तो क्लियर हो गया होगा वेव फंक्शन कितने बनेंगे। अब देखो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, ठीक है ना, यदि आपको कोई न्यूमेरिकल इस तरह से दिया जाता है, एक तो केस हो सकता है कि डायरेक्टली वेव फंक्शन पूछ लिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा सही है, ठीक है ना। तो चेक करने के 2 तरीके है ना, देखो दोनों ही फॉलो होने चाहिए।
एक तो आप क्या करोगे, जो भी कोफिशिएंट आगे लिखे हुए हैं जिनको अपन बोलेंगे कोफिशिएंट फॉर नॉर्मलाइजेशन, जो कोफिशिएंट है आगे उनके आप स्क्वायर का सम करके देख लो, 1 आ रहा है नहीं आ रहा, पहले केस तो ये हो गया। दूसरा आप क्या है कि जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो देखो परसेंट एस करेक्टर कितना है, परसेंट पी करेक्टर कितना है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ना ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इनको सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो एस के लिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो एस के लिए जो कोफिशिएंट आ रहा है ना उसकी स्क्वायर को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से पी के लिए जो कोफिशिएंट आ रहा है उसके स्क्वायर को भी डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करो। अभी तो पी केवल एक ही आ रहा है ना इसमें, अगर मान लो 2 पी होते तो आप क्या करते, प्रत्येक पी के लिए जो आ रहा है, जैसे इसके लिए जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और होता सपोज करो पी इसमें, तो उसके लिए जो कोफिशिएंट होते हैं उसके स्क्वायर को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों पी वाले को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर वो टोटल पी करेक्टर आ गया। वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा इसको, वो भी देखते हैं। अभी तो केवल सिंगल ही है इसलिए डायरेक्ट इसके स्क्वायर को अपने 100 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, देखा कि यहाँ पे भी 50% आ रहा है, मतलब ये रिलेशन होगा। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती, कौन सी, देखो साइन वाला केस। यहां पर तो अभी 2 ही पॉसिबिलिटी थी कि यहां पर तो देखो एक तो ये हो गया, 2 वेव फंक्शन होंगे ना एसपी के, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो यहां तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100% एक में प्लस आएगा और दूसरे में माइनस आएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब वेव फंक्शन एक से ज्यादा बनते हैं, मतलब 2 से ज्यादा, तो फिर प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बाकी तो आप इससे निकाल लोगे आराम से। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। देखो अपने जो प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और क्वेश्चन नंबर 22। पहले आप क्वेश्चन नंबर 22 करो, इसमें 22 हो गया ना, 1 मिनट। ये देखो आप प्रॉब्लम सेट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखो आप, सेकंड है ना, प्रॉब्लम सेट सेकंड में सबसे पहले आप करो क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 20 करो सबसे पहले, फिर बाकी बाद में देखते हैं। प्रॉब्लम सीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 20 करो देखो। हो गया, करके देख ले सबने। 20 नंबर का क्वेश्चन किस किस को आ गया, बस एक को आया। चलो देखो इधर देख लो सब, इधर देख लो क्वेश्चन नंबर 20। देख क्वेश्चन नंबर 20 देखना, क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉब्लम सीट सेकंड में। देखो 20 दे रखा है, साई इक्वल सी फाई 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 और फाई 2, ये दे रखा है फाई 2, ठीक है। रिप्रेजेंट ए नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल फाई 1 एंड फाई 2, ठीक है ना। इसको क्या देखो ये दे रखा है आपको, साई इक्वल सी फाई 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3, ये हो गया फाई 2। रिप्रेजेंट ए नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माना है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल फाई 1 एंड फाई 2, जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, फाई 1 और फाई 2 टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। डेट फॉर्म ए ऑर्थो नॉर्मल सेट, द वैल्यू ऑफ सी इज, देखो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। आपको क्या होता है, सॉल्व करना है, बता दें कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको देखो इसकी वैल्यू पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी की, मतलब सी आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो भाई ये कंडीशन फॉर नॉर्मल है, भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल से तो किसको फॉलो करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। एक्चुअली ऑर्बिटल होते क्या है, क्या होते हैं ऑर्बिटल, हाँ बेटा रानू, ऑर्बिटल क्या होते हैं वेव फंक्शन से तो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को, होते क्या है ऑर्बिटल,
इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। 3D का वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, अप टू 95%, ये हम ये मान सकते हैं, उसको अपन कहते हैं ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है अप टू 95% या 100% मान लो आप लगभग, तो 1 हो गया ना अपने आप। यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी संपूर्ण स्पेस में कितनी है? संपूर्ण स्पेस में तो 1 है। ऑर्बिटल्स की बात करें, देखो पर्टिकुलर एरिया हो गया, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है ना? तो करने का मतलब है कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, उसको फॉलो करते हैं, है ना। ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो देखो, इसके लिए हमने यूं कहा था कि हमने लिख रखा था, देखो कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस इस तरह से इक्वल 1 होगा। अब यहां पर तो केवल 2 ही है ना, तो देखो यहां पर हो गया ये C स्क्वायर प्लस दूसरा इसके स्थान पर ये दे रखा है -1 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि यहाँ तो 2 ही है ना, है या नहीं? तो देखो ये 1 के बराबर होगा, तो C स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, 1/3 इक्वल 1, तो कुल मिला के C स्क्वायर इक्वल 1 - 1/3 इक्वल 2/3, तो C इक्वल स्क्वायर रूट 2/3। मतलब इसको सॉल्व करके देख लो, 0.81 समथिंग आ जाएगा ना, कितना देख लो आप, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका? ये आ रहा है 0.81 समथिंग। नहीं, नीचे आंसर दे रखा ना, सेट में दे रखा ना, है ना। आप चाहो तो अलग अलग यूं कर सकते हैं, जो स्क्वायर रूट 2, भाई अगर दिक्कत आ रही हो ना किसी को इसको सॉल्व करने में, तो यूं करके देख सकते हो। देखो इसको यहाँ बता देता हूँ अलग से, जैसे स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3, इस कैसे लिख सकते हैं ना। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1.414, इसकी वैल्यू सबको पता है 1.732। अब इसको डिवाइड करना थोड़ा आसान होगा, यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते हो तो ये इसका मतलब 0.76 हो जाएगा। अब 0.76 का स्क्वायर रूट ले लो, तब भी ये आएगा। 2/3 का मतलब 0.76 हो गया ना, उसका स्क्वायर रूट भी ये आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 0.76 का स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर 2 का और 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है, उनको डिवाइड कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट है कि किसी को? नहीं समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कर रखा है ना सबने, कर रखा है सबने, देखो। तो मेरे हिसाब से कैसे अप्लाई करना है समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखो नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वेव फंक्शन कितने बनेंगे? वेव फंक्शन 3 बनेंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। वेव फंक्शन यहाँ पर 3 बनेंगे। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि sp2 के केस में परसेंट एस करेक्टर कितने हैं। अरे परसेंट एस करेक्टर देखो 1 बाई टोटल 3 है ना, 3 into 100, 1/3 into 100 इक्वल 33.33%। समझ में आ गया सबको? देखो परसेंट पी करेक्टर कितना है, 2/3 टोटल। देखो टोटल 3 में से P2 है, तो 2/3 into 100 इक्वल 66.67%। यह हो गया, ठीक है ना। तो sp2 के अंदर परसेंट एस करेक्टर 33.33% है, परसेंट पी करेक्टर 66.67% है। समझ में आ रहा है इन सबको? देखो अब इसके लिए वेव फंक्शन बनाने, इसके लिए वेव फंक्शन बनेंगे टोटल 3। देखो साई sp2 सबसे पहला वेव फंक्शन, ठीक है ना। देखो सबसे पहला वेव फंक्शन है यहाँ पर, देखो 1/√3 साई 2s प्लस 2/√6 साई 2px। ये इसका है। तो
ठीक है, 3 वेव फंक्शन, ध्यान देने कैलकुलेशन हो जाती है, इन पर आपको भी ज्यादा जोर नहीं देना, ठीक है ना, सारा क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है। अभी केवल आपको जो तरीका बता रखा है ना उसको फॉलो करना है, ठीक है ना, आपको इन पर ज्यादा जोर नहीं देना। आपको ये नहीं सोचना कि अभी यहाँ पर अपन ने 3 क्यों नहीं ले, एस पी और पी में 2 आ रहे हैं ना, डायरेक्ट क्यों नहीं ले, वो डायरेक्टली वेव फंक्शन में कंसिडर हो गई वो चीज, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, आप समझना, सबसे पहले तो इसको प्रूव करके देखते हैं अपन। देखो 1 अपॉन, इसको देख ले सबसे पहले, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 100 कितना हो रहा है, 1/3 इंटू 100 इक्वल 33.33। देखो परसेंट एस करेक्टर सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब इसकी बात करें, देखो 2/√6 इसका स्क्वायर करोगे इंटू 100, इसका मतलब क्या हो गया, देखो 4/6 इंटू 100, 4/6 का मतलब कितना हो गया, 2/3 हो गया ना, 2/3 इंटू 100 मतलब 66.67%। परसेंट पी करेक्टर सेटिस्फाई हो रहा है, हो गया ना, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर का सम भी करके देख लो, 1 आना चाहिए, चल कर करके देख लेते हैं। देखो 1/√3 स्क्वायर प्लस 2/√6 स्क्वायर इक्वल 1/3 प्लस यहाँ पर 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 हो गया ना, 1/3 प्लस 2/3 इक्वल 1। हो रहा है नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो ये फर्स्ट वेव फंक्शन है, ठीक है ना। सेकंड वेव फंक्शन, अच्छा ये साइन का जरूर ध्यान रखना, अभी साइन जो है वही रहेगा, ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन होते हैं, अपन को अभी वो सब नहीं देखना, अभी तो केवल रिलेशन देखना था, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इनका ध्यान रखना साइन का। देखो नेक्स्ट केस, देखो साइन sp2 सेकंड वेव फंक्शन, 1/√3 साइन 2s प्लस 1/√6 साइन 2px प्लस 1 यहाँ पर हो गया प्लस 1/√2 साइन 2py, साइन 2py, ठीक है ना। सेकंड वेव फंक्शन यह हो गया। अब इसमें देखना, आप समझना, इसके अंदर देखो एस सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, देखो आप यहाँ पर इसके स्क्वायर का सम करोगे, इसके स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डायरेक्ट कितना 33% हो जाएगा। अब तो पता चल ही गया ना कैसे करना है, इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसी स्क्वायर को, तो 1/6 इंटू 100, तो देखो 1/6, अभी इसके स्क्वायर करोगे तो 1/6 हो जाएगा ना, इंटू 100, देखो इसका भाग दो इसमें, ये हो गया 50, मतलब यहाँ पर देखो 50/3 हो गया ना, इसका भाग देते हैं, देखो 16.2 हो गया ना, 67 आ रहा है मेरा, तो ये कितना बता रहा है 16.67%। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50%। तो देखो ये भी पी है और ये भी पी है, तो परसेंट पी करेक्टर कितना आ रहा है, परसेंट पी करेक्टर देखो जोड़ो आप, टोटल कितना गया 66.67% आ रहा है नहीं रहा, मतलब सेटिस्फाई हो गया ना कंडीशन। तो अगर पी 1 से ज्यादा आ रहे हैं ना, तो अब सभी को जोड़ के देखोगे, सभी को क्या करोगे जोड़ के देखोगे, तो उतना आना चाहिए जितना यहाँ पर, ठीक है ना। अब स्क्वायर का सम भी करके देख लेते हैं। इसका देखो इधर 1/3, इसका स्क्वायर करो प्लस 1/6, इसका स्क्वायर करो प्लस 1/√2, ये स्क्वायर रूट है ना, सॉरी 1/√2, यहाँ पर 1/√3। इसी तरह से देखो 1/√2, 1/√2, इसका भी क्या करो स्क्वायर करो, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 इसका स्क्वायर करेंगे ना 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 होगा ना, देखो 6 होते यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6/6 इक्वल 1। आ रहा है नहीं आ रहा, हो रहा है, किसी को कोई डाउट है क्या, तो हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है ना। अब एक और है ना भी वेव फंक्शन,
तो देखो यहाँ पर हो गया नेक्स्ट साई sp2 इक्वल 1/√3 1/√3 साई 2s प्लस 1/√6 साई 2px माइनस 1/√2 साई 2py। ये अब देखो इसमें तो केवल माइनस के ये की तो माइनस ही तो है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो गया आपने, ठीक है ना। तो बाकी सब करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो sp2 के केस में 3 वेव फंक्शन है, कौन कौन से, एक तो ये हो गया भाई, इसमें ध्यान देना एक वेव फंक्शन के अंदर केवल 2 ही वैल्यू है, साइन प्लस है ना। अच्छा एस के साथ सभी में 1/√3 है, देखो याद रखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। एस के साथ तो सभी में कितनी है, स्क्वायर रूट 1/√3 है सभी में, देखो आप इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो अपने पास बचा p, यहाँ पर p को एक साथ लिया है, तो एक साथ लोगे तो 66% करना है आपको, 66.67%, तो तभी होगा जब 2/√6 हो। या आप यू भी कर सकते हो, जैसे यू कर दिया, देखो ऊपर तो कर दिया जैसे स्क्वायर रूट में 2/3 करना है ना आपको, यहाँ पर ऊपर तो कर दिया जैसे √4 या डायरेक्टिव कर दिया 4/6 स्क्वायर रूट, बात एक ही है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यही होगा। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो ना कि अगर वैल्यू अलग मिल जाए ना इस तरह से, तो आप देख लेना उसको, हो सकता है सॉल्व करने पर यही आ रहा हो, समझ में आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत हो ना। फिर बाकी जो 2 है उसमें p x p y अलग अलग ले रखा है, तो देखो इसी को तोड़ा गया है एक तरह से देखा जाए तो भाई, यहाँ पर एक साथ ही करोगे तो डायरेक्ट 66.67% आ रहा है ना। अब इसी को ब्रेक किया गया है, देखो 16.67 और 50%, ठीक है ना। तो केवल दोनों के अंदर ये साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट वेव फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3 ले लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट ले लेते हैं sp3। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आपके सब याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जब आप इस कॉन्सेप्ट के अप्लाई करोगे ना, कौन से को सभी के स्क्वायर का सम 1 होगा और %s %p करेक्टर देखोगे अलग अलग से, इस तरह से चेक करके, तो डायरेक्टली आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही पता चल जाएगा आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जर्नली ऐसे आते हैं, हाँ ठीक है ना। लेकिन अपन गारंटी नहीं दे सकते कि हमेशा ऐसा ही हो, अलग से दे दे तो दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं क्वेश्चन का ना। अब देखो नेक्स्ट हमने ले लिया जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर देखो sp3 में % करेक्टर कितना है 25%, %p करेक्टर कितना हो गया 75%। अब तो डायरेक्ट ही लिख दे, पता चली गया एक बार। अब इसमें कितने वेव फंक्शन बनेंगे, 4 बनेंगे ना। तो देखो अब चेक कैसे करना है तो समझ में आ गया ना सबको। तो यहाँ पर देखो जो 4 वेव फंक्शन है सीधा लिख रहा हूं मैं इनको, देखो एक तो हो गया साई sp3 1, देखो यहाँ पर होगा, देखो sp3 है px py pz तीनों ले लेता हूं, ध्यान देना यहाँ पर यह होगा 1/2 साई 2s प्लस 1/2 साई 2px प्लस 1/2 साई 2py प्लस 1/2 साई 2pz। यहाँ पर ये हो रहा है। अब इधर देखो इनके स्क्वायर का सम करके देखते हैं, इधर देख लो पहले, सबसे पहले इसके स्क्वायर 1/4, इसका 1/4 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 हो गया ना, 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 हो गया 1, समझ में आ रहा है। परसेंटेज करेक्टर 25% है ना, देखो आप इसके स्क्वायर को 1/2 के स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू 100 25 आ रहा है, तो अपने आप ये 25% दे रहा है। देखो यहाँ पर भी 25 है तो 1/2 है ना, तो ये भी 25%, ये भी किसको दे रहा है 25% को, ये भी 25% को, तो P कितना हो गया टोटल 75% है ना, P करेक्टर, और ये हो गया 25% S करेक्टर, होगी कंडीशन, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो sp3 में याद रखने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है देखो
एक में तो यहाँ पर तीनों में प्लस है ना, एक में क्या करना, नेक्स्ट में यहाँ पर प्लस है बाकी माइनस है, फिर प्लस को यहाँ से बीच में शिफ्ट कर देना, फिर यहाँ शिफ्ट कर देना, 3 वेव फंक्शन बन जाएंगे, टोटल हो गए ना 4। तो देखो इधर देखो आप, नेक्स्ट बना रहा हूं, ध्यान देना, sp3 2 देखो यहाँ पर 1/2 psi2s, यहाँ पर प्लस 1/2 psi2px, अब यहाँ पर दोनों जगह पर माइनस 1/2 psi2py माइनस 1/2 psi2px। तो देखो ऐसा करने से इन पे तो कोई डिफरेंस चेंज होगा ही नहीं, स्क्वायर का सम भी 1 ही आना है, ठीक है ना। अब देखो बाकी 2 और बचे ना, 2 में क्या करना है, इसमें प्लस यहाँ पर है ना, दूसरे में प्लस यहाँ शिफ्ट कर देना, फिर इस प्लस को यहाँ शिफ्ट कर देना, जिसमें 2 और बन जाएंगे। अभी प्लस यहाँ पर है, फिर प्लस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हो गए 2 और। तो देखो नेक्स्ट है साई sp3 इसको बनाना है, तो यहाँ पर होगा देखो 1/2 psi2s माइनस 1/2 psi2px प्लस 1/2 psi2py माइनस 1/2 psi2pz। तो देखो इस प्लस को कुल मिलाकर हमने क्या किया, यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, अब एक बार फिर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है साई sp3 फॉर इक्वल 1/2 psi2s माइनस 1/2 psi2px माइनस 1/2 psi2py माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/2 psi2pz। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है ये। तो sp3 में क्या करना है, क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, केवल स्क्वायर का सम करने से पता चल जाएगा, केवल परसेंट, एस करेक्टर, पी करेक्टर इनको चेक करने से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस तरह से दो या दो से अधिक ऑप्शन दे दिया जिनमें परसेंट, एस करेक्टर, पी करेक्टर चेक करने से पता नहीं चल रहा, क्योंकि सेम आ रहा है, स्क्वायर का सम भी सेम आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो फिर आपको इनकी भी जरूरत पड़ेगी, किनके, साइन की। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। देखो जी प्रॉब्लम शीट सेकंड है, प्रॉब्लम शीट सेकंड, इसके अंदर जो क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करो, देखो इनका सॉल्व। प्रॉब्लम शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3, 19 और 22 करो सॉल्व इसको, है ना, करो। कर लेगी सबने। हाँ करके देख ले क्वेश्चन सबने, हो गया ना। चलो चेक करना। क्या बेटा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है क्या किसी को, नहीं ना डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, द करेक्ट नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन फॉर वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। भाई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर वेव फंक्शन बना रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट चेक करना है ना। तो डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर करके देखोगे ना स्क्वायर का सम, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ए ऑप्शन के अंदर देखो, जिसको नहीं आया वो देख लेना। जैसे ए के अंदर देखो जो कोएफिशिएंट बन रहे थे वो क्या है, एक तो 1/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, दूसरा क्या है 1/3 है, इसका स्क्वायर, तीसरा भी 1/3 है, इसका स्क्वायर। क्या ये एक आएगा 1/3, 1/9, यहाँ पर भी 1/9, यहाँ पर भी 1/9, ये तो 3/9 इक्वल 1/3 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। बी के अंदर देखो आप, जो बी दे रखा है उसमें 1/3, 1/√3 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2/√3 इसका भी स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2/√6
इसका स्क्वायर करेंगे, क्या 1 आ रहा है देख लेते। देखो इसका स्क्वायर करो तो 1/3, इसका 4/3, इसका 4/6, एलसीएम 6 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 2, 4 और यहाँ पर 1 मिनट हो गया, इसमें कितना रहा है स्क्वायर करोगे 2, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया कितना 2 प्लस इसमें कितना हो गया 8 + 4 कितना हो गया ये 14/6, 14/6 है ना। वैल्यू तो सही रखी है ना अपन ने, ठीक है सही है, ये आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो 14/6 आ रहा है, मतलब 7/3 1 आ रहा है क्या नहीं यार, इसका मतलब ये भी नहीं होगा बी भी है ना। देख लेते हैं अभी, देख लेते हैं 1/6 है क्या, चलो 1/6 कर लो। यहाँ पर ये 1/6 कर दिया, 1/6 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 11/6। 11/6 से मतलब 1 नहीं आ रहा ना, कुल मिलाकर ये नहीं होगा। देखो सी देख लेते हैं, ठीक है ना। सी 1/√3 का मतलब 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 1/√6 इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 2 3 1, तो 6/6 = 1 हो जाएगा। इसका मतलब अभी ये हो सकता है, अपन पॉसिबिलिटी देखेंगे क्यों, क्योंकि हो सकता है एक और भी नेक्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा हो, नेक्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा हो, तो फिर अपन क्या देखेंगे अलग अलग का इंडिविजुअल भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले डी भी चेक कर लेते हैं, फिर अपन आंसर पे जाएंगे। अगर एक में ही आ रहा है तो कोई रिस्क ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक है। देखो डी के अंदर 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस 1/2√3 इसका स्क्वायर करोगे प्लस 1/√6 इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखो 1/3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो गया 4 × 3 1/12, 1/12 ये हो गया 1/6, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर कितना गया था होगा 4 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो गया 4 + 1 5 5 + 2 6, 6/12 मतलब 1/2। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा, तो अभी अपन को कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, आप चेक करोगे तब भी सही बैठेगा। एक से ज्यादा ऑप्शन अगर इस तरह से आ जाते हैं जिसमें 1 आ रहा है, तो फिर इंडिविजुअल अपन परसेंटेज करेक्टर इनको चेक कर लेते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को नहीं है, तो कौन सा होगा सी ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। देख क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम ही है ना, कर लिया होगा ना सबने। यहाँ पर देखो वन ऑफ इसमें दे रखा है वन ऑफ द करेक्ट नॉर्मलाइज्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। तो ये sp2 का केस, ये भी sp2 का है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरह से चेक करना है तो वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। देख क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन, ए भी sp2 का दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल कंबाइंड इज इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट आफ्टर कॉम्बिनेशन द वेव फंक्शन ऑफ 2s 2px एंड 2py एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें क्या एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिनमें सेम आ रहा है, मतलब आप स्क्वायर का सम करोगे ना तो 1 आ रहा है ना। केवल तो इनमें क्या है, आपको फिर साइन के अकॉर्डिंग देखना है, तो आपको लिखा ही रखा है, बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? देखो sp2 में एक्चुअली पहले वाला देखो, जब अपन लिखा था ना sp2 के केस में 1/√3 साई 2s प्लस 2/√6 साई 2px, यही लिखा था ना बस। तो यहाँ पर देखो साइन चेंज कर रखा है, प्लस इस स्थान पर माइनस। बाकी जो 3 वेव फंक्शन दे रखे वो वही दे रखे जो अपने लिख रखे थे ऑप्शन के अंदर, मतलब सारे सही है।
किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सबको? देख क्वेश्चन नंबर 21 किस किस को आ गया? क्वेश्चन नंबर 21 आ गया सभी को? हाँ देख क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, द कंपाउंड विद प्लेनर ज्योमेट्री। आपको कंपाउंड दे रखे, देखो एक तो दे रखा है एन टर्सरी ब्यूटिल यहाँ पर BO3 ए, बी आपको दे रखा है NPH3, सी आपको दे रखा है देखो NF3 और डी आपको दे रखा है ये NSiH3। आपको देखना प्लेनर ज्योमेट्री किस में होगी, ये अपन को चेक करना है। प्लेनर ज्योमेट्री चेक करना, देखो ध्यान देना। ये सबसे पहले मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर बॉन्डिंग देखो ये है नाइट्रोजन की बॉन्डिंग, देखो नाइट्रोजन से 3 ग्रुप जुड़े ना, तो TBU2N और ये बॉन्डिंग इससे, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर जो 3 ये केस है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग बी से है ना टर्सरी ब्यूटिल से। टर्सरी ब्यूटिल के अंदर क्या वैकेंट PD कुछ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट D नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो शेप हो गया नॉर्मल जस्ट लाइक अमोनिया, ट्राइगोनल पिरामिडल, समझे शेप कौन सी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये तो क्या भाई ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये भी तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी वही है। देखो ये भी कौन सा हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। हालांकि यहाँ पर क्या है कि डीलोकलाइजेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन शेप लगभग वही रहती है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें NF3 की, तो देखो यहाँ पर भी यही है F यहाँ पर भी कौन सी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये देखो SiH3 और SiH3 और ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पर, ये लोन पेयर यहाँ पर p-pi-d-pi बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना। ये कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? देखो इसके तो p-pi मतलब इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं और इसका वैकेंट d ऑर्बिटल काम में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉन्डिंग होती है देखो p-pi-d-pi बॉन्डिंग, p-pi-d-pi बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होता है। जबकि बाकी जो केस पड़े अपने ये इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इन सब में कौन सा है? sp3, यहाँ पर भी sp3, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते है शेप कौन सा होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ये इस तरह से होता है, ध्यान देना। N यहाँ पर SiH3 और यहाँ पर ये बॉन्डिंग होती है, देखो SiH3 ये एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ पर इस तरह से, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और इसके जो शेप होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो शेप इसकी कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप ट्राइगोनल प्लेनर होने का रीजन क्या है? ड्यू टू p-pi-d-pi बॉन्डिंग, है ना। यहाँ पर लिखना है शेप ट्राइगोनल प्लेनर ड्यू टू p-pi-d-pi बॉन्डिंग, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली उसी की वजह से आया है, ठीक है ना। तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर ड्यू टू p-pi-d-pi बॉन्डिंग, ड्यू टू p-pi-d-pi बॉन्डिंग। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, क्लियर है सबके?